बिलाल क्लास ले यार, सर तो चले गए हैं। आयशा अल्ताफ, आयशा अल्ताफ, अला नवाज, अला नवाज, अनम अख्तर, अनम अख्तर, Present, sir. Anam Akhtar present. ओके। ईशा आशिक, ईशा आशिक, मारिया असलम, मारिया असलम, मरियम, सर मैं मारिया प्रेजेंट। मोहम्मद हम्माद, प्रेजेंट सर। 035, जी सर प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फाइक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद 006, प्रेजेंट। मोहम्मद सजील, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर, सना हुमायूं, Present. शराज अहमद, शराज अहमद, सोबिया, Present, sir. सैयदा नूर फातिमा, Present, sir. उबैदुर रहमान, प्रेजेंट सर। उर्वा अरशद, Present, sir. यमुना अली, प्रेजेंट सर।
जुमना आपकी इतनी एब्सेंट क्यों है? क्योंकि सर मैं बीमार थी। Sir, Aisha Altaf present. आयशा अल्ताफ सर मारिया ठीक है, असलम भी प्रेजेंट। ठीक है मारिया, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। शिट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही। इसके अलावा तो कोई एब्सेंट नहीं है जो लैब में प्रेजेंट हो और उसकी अटेंडेंस एब्सेंट काउंट। मोहम्मद जुबैर प्रेजेंट। ये याद रखना, ये लास्ट में भी अटेंडेंस होनी है। अगर उस वक्त तक कोई मौजूद हुआ तभी आपकी प्रेजेंट होगी, अदरवाइज एब्सेंट हो जाएगी। सर शिराज प्रेजेंट। ओके शिराज, आपके लगा देते हैं। जुबैर आपकी अटेंडेंस हो गई है? जुबैर कुछ और पूछना है? सर वो अटेंडेंस का ही कह रहा था, उसका इशू आता है वो। नहीं सर, बस यही कहना था। नहीं, अटेंडेंस लगा दिए जुबैर। आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 10, बल्कि 11 करेंगे। 10 जो है नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि 11 जो है वो सिंथेसिस का है, क्योंकि अभी हम जो है वो सिंथेसिस का पार्ट पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जो है उसमें आप लोगों ने फिनोल की ब्रोमिनेशन करनी है, और ब्रोमिनेशन के जरिए आप लोगों ने 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है वो सिंथेसाइज करना है। ये स्क्रीन शेयर है सभी से? जी सर। यस सर। आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है फिनोल में कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप की नेचर जो है वो क्या है? जी हम्माद। हम्माद। जी उबैदुर रहमान। सर ये फंक्शनल ग्रुप्स जो अनसैचुरेशन है फिनोल फिनोल में, और एक बेंजीन के और एक फिनोल के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होता है ऑक्सीजन की वजह से, जो न्यूक्लियोफाइलिक ऑक्सीजन बन जाती है। अगर आप लोग बेंजीन को फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं और OH को फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। मोस्टली हम फंक्शनल ग्रुप उनको कहते हैं जिस तरह हेलोजन है, OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी का पता चलता है। ठीक है, जी सर। तो इसमें से बिलाल बिलाल यस सर। जी जी। ये ये बताओ कि फिनोल में जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इन नेचर है? सर ओ की बात करें तो ओ के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। वो जी। अपना जो एच पॉजिटिव है, एक प्रोटॉन डोनेट करता है, इसीलिए फिनोल एसिडिक इन नेचर होता है। वो एच पॉजिटिव डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो रखता है।
नहीं, मैंने तो ये नहीं पूछा कि ये जो है एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। जी जी मैंने ये पूछा है कि आपके पास फिनोल के जो स्ट्रक्चर है जी वो ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ वो ये है, जिसमें आप लोगों के पास बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप जी सर। अब ये OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इन नेचर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है? ये सर डोनेटिंग इन नेचर है। जी मारिया असलम, मारिया असलम, OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इन नेचर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, आप ये बताओ कि किसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? मरियम अशफाक। जी मरियम। जी सर। मरियम ये बताएं किस तरह हम बता सकते हैं कि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? ये मुझे नहीं पता। मोहम्मद सजील। मोहम्मद सजील। जी सोबिया अख्तर। सोबिया अख्तर। सोबिया आप आज की लैब में एब्सेंट है। जो आंसर नहीं देगा इसका मतलब है कि वो लैब में एब्सेंट है। अनम अख्तर। जी सर। जी, तो आप किस तरह बता सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है? OH ग्रुप। सर मेरा तो अभी कनेक्ट हुआ है। अनम, आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक तो पढ़ी है ना, जिसमें आप लोगों ने रेजोनेंस फॉर्म और इस टाटोमेरिक फॉर्म ये सारी चीजें जो है आप जी लोगों ने जी पढ़ी हुई है। जी सर पढ़िए। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे आप क्या पूछ रहे हैं, मैं मतलब कुछ तो मैंने बताऊंगी। मैंने ये पूछा है कि जो आपके पास OH ग्रुप है ये आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और उसके रीजन क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा। सर आई थिंक ये ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नहीं नहीं सर ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और इसकी रीजन क्या है? सर क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो मतलब एक लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक उसके इफेक्ट की वजह से ये मतलब मेटा डायरेक्टिंग है। पैरा सॉरी। जी मारिया असलम। मारिया असलम। यस सर। जी क्या वजह है, इसने ठीक बताया है या गलत बताया है अनम ने? सर ठीक बताया। क्या ठीक बताया है? इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है या कुछ आता है? बेसिकली फिनोल जो है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। अब एसिडिक इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। और रिलीज क्यों कर सकता है?
क्योंकि जिस वक्त हम इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं, जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद फिनोल जो है फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो राइट साइड पर दी हुई है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो फिनोलेट आयन की है, जिस वक्त फिनोल प्रोटॉन को रिलीज करता है, और ये उस कंडीशन में है जिस वक्त ये प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता। क्योंकि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में उस वक्त हम बताते हैं जिस वक्त उसकी रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो। क्योंकि आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक 1 में स्टडी किया है, जिसकी रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी रेजोनेंस फॉर्म कम होंगी वो कम स्टेबल होगा। या आप लोगों ने ये भी साथ में स्टडी किया था कि जो रेजोनेंस फॉर्म बनती हैं अगर उन पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम होता है तो उस कंडीशन में उनकी रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू दूज रेजोनेंस फॉर्म्स विच हैव completely positive or completely negative charges। अगर हम इसके रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और उस लोन पेयर की वजह से OH ग्रुप जो है वो रिंग को अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और जिस वक्त ऑक्सीजन रिंग को लोन पेयर को डोनेट करता है तो रिंग के अंदर जो एक पाई बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हासिल होता है और इस ऑक्सीजन पर जो है वो कंप्लीटली प्लस चार्ज हासिल होगा, और यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है शिफ्ट होता है पैरा पोजीशन पर। उसके बाद दोबारा से जिस वक्त आप लोगों ने इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करनी है तो ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट होता है। अगर हम इसकी रेजोनेंस फॉर्म चेक करते हैं तो उसकी बेस पर आप लोगों के पास इस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, ये जो पैरा पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, और ये सेकंड ऑर्थो जो पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। इसका मतलब है कि जो OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस करता है, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियाई या वो स्पीशी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उसके साथ ये फिनोल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से रिएक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, या पैरा पोजीशन से अटैक कर सकता है। और वो वाले सब्स्टिट्यूएंट जिनकी वजह से बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच साइड होती है उनको हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप करते हैं, और वो वाले ग्रुप जिनकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जिस वक्त OH ग्रुप को हम चेक करते हैं तो वो रेजोनेंस के जरिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये रेजोनेंस के जरिए ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ज्यादा करता है। लेकिन जिस वक्त हम इसकी रेजोनेंस फॉर्म को फिनोलेट आयन की रेजोनेंस फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में फिनोल की रेजोनेंस फॉर्म है उसमें कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज भी होता है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है। लेकिन अगर हम फिनोलेट जो आयन है उसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि वो वाली फॉर्म जिस पर कम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सच रेजोनेंस फॉर्म विच हैव कंप्लीट नंबर ऑफ चार्जेस।
अब जो फिनोल की रेजोनेंस फॉर्म है उसमें चार्ज जो है वो 2 हैं, लेकिन फिनोलेट आयन की जो रेजोनेंस फॉर्म है उसमें चार्ज जो है 1 है। इस वजह से हम कहते हैं फिनोलेट आयन की रेजोनेंस फॉर्म की मदद से फिनोलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है फिनोल की निस्बत। इसी वजह से फिनोल जो है वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करके फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो सकता है। और जिस वक्त ये फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फिनोल के। ठीक है। और जब भी हम इस कंपाउंड की ब्रोमिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी अटैच होता है और पैरा पोजीशन पर भी अटैच होगे। इसका मतलब है कि ये जो फिनोल आप लोगों के पास रिएक्टिंग स्पीशी है, इसका जब भी आप लोगों ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्रोमीन जो है वो इस पोजीशन पर भी अटैच होगी, इसके साथ इस पोजीशन पर भी अटैच होगी और इसके साथ इस पोजीशन पर भी ब्रोमीन अटैच होगी। ठीक है। ये और ये तो उस ऑर्थो पे वो अटैच हो। जी ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगी, मेटा पोजीशन पर अटैच नहीं होगी, क्योंकि इसकी आर्थो एंड पैरा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन रिच साइड है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन के। क्योंकि जब भी इसने अटैक करना है तो आप लोगों के ब्रोमीन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर इस रिंग ने अटैक करना है। इसका मतलब है कि पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन पर ये उसी वक्त अटैक कर सकता है रिंग जिस वक्त इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, और जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगी इसका मतलब है कि ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है। जी सर। आज का जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली आप लोगों ने ब्रोमिनेशन करवानी है और साथ में ये भी चेक करना है आयोडीन की मदद से कि कितनी ब्रोमीन फिनोल के साथ अटैच हुई है और कितनी बाकी बची है। अगर आप लोग सिंपल ब्रोमीन को फिनोल में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप लोगों के पास ब्रोमिनेशन हो जाती है। यानी कि अगर आप लोग फिनोल को डायरेक्ट ही ऐड करते हो ब्रोमीन वाटर के सॉल्यूशन में तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डायरेक्ट ये प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें ब्रोमीन एक पोजीशन पर अटैच है, 2 पोजीशन पर अटैच है या तीनों पोजीशन पर अटैच है। ये भी हो सकता है ब्रोमीन जो है इस पोजीशन और इस पोजीशन पर अटैच हो, इस पर ना हो। ये भी हो सकता है इस पोजीशन और इस पोजीशन पर अटैच हो, ये बाकी बच गई हो। उस ब्रोमीन की जितनी अमाउंट यूज हुई है उस अमाउंट को हम कैलकुलेट करने के लिए या बाकी जो अमाउंट बची हुई है, क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर करते हैं कि ब्रोमीन के कितने एटम ने फिनोल के साथ बॉन्ड बनाना है, और जितनी बाकी बचेगी उसके रेफरेंस से हम ये बताते हैं कि कितना आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो हासिल हुआ है। यानी कि जो ब्रोमीन बाकी बचेगी उसकी मदद से हम इस प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 2 मेथड हैं जिनके जरिए आप लोग इसके बारे में डायरेक्ट कर सकते हो। एक तो ये था आप लोग इसको डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाओ,
ब्रोमिनेशन करवाने के बाद आप लोगों को थियोरेटिकल यील्ड, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था कि थियोरेटिकल यील्ड यानी कि इस रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करो इस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से। जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करोगे तो आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे। उन नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लोग इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास इस प्रोडक्ट के जो अमाउंट है, थ्योरेटिकल अमाउंट, वो हासिल होती है। और एक एक्चुअल में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल होती है जिसको आप लोग ड्राई करने के बाद हासिल करते हो। उस अमाउंट को अगर आप लोग इसकी थ्योरेटिकल अमाउंट से डिवाइड करते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डायरेक्ट ही परसेंटेज यील्ड हासिल होगी। आप लोग उसके जरिए भी इसकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है जो आप लोगों के पास लैब मैनुअल में गिवन है, जिसके मुताबिक आप लोगों ने सबसे पहले फिनोल का एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि फिनोल का सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने स्लाइटली उसमें एसिडिक ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से शेक करना है। शेक इस तरह करना है कि आप लोगों ने जब भी शेक करोगे, शेक करने के बाद उस फ्लास्क के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो भी आप लोगों ने रिलीज करना है। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जिस वक्त गैस को आप लोग अच्छी तरह से शेक करते हो उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, और अगर आप लोग उस प्रेशर को रिलीज नहीं करते तो उसकी वजह से फ्लास्क जो है वो ब्रेक भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने सॉल्यूशन सबसे पहले फिनोल का बेसिक सॉल्यूशन बनाना है। उसमें के बाद आप लोगों ने उसमें HCl का सॉल्यूशन ऐड करना है। बेसिक सॉल्यूशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि फिनोल जो है वाटर में कंप्लीटली तौर पर सोल्यूबल हो जाए, क्योंकि अगर आम फिनोल को वाटर में ऐड करते हैं तो वो जल्दी से वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ पार्ट इसका पोलर है फिनोल का, ये वाला पार्ट जो है वो पोलर इन नेचर है, बाकी का पार्ट जो है वो नॉन पोलर इन नेचर है। या आप लोग ये भी कह सकते हो फिनोल जो है वो वाटर में कम सोल्यूबल है। इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें बेस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फिनोल जो है फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होती है, और जिस वक्त ये फिनोलेट आयन में कन्वर्ट होगी तो वो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगी। अब उस बेस को रिमूव करने के लिए हम इसमें एसिड ऐड करते हैं ताकि बेस का इस रिएक्शन पर कोई अफेक्ट ना हो। उसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरह से शेक करते हो। शेक करने के बाद इसमें पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हो। पोटाशियम आयोडाइड आप लोग इसलिए ऐड करते हो ताकि इसमें जो आप लोगों ने ब्रोमीन ऐड की है उसके बारे में आइडिया हो कि कितनी ब्रोमीन बच चुकी है। तो जिसने रिएक्शन किया है वो तो कर लिया है, बाकी की जो अमाउंट बची है उसके आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के जरिए इंडिकेट करना है कि आप लोगों के पास जितनी आप लोगों ने ब्रोमीन ऐड की थी उसमें से कितनी अमाउंट यूज हुई है और कितनी बाकी बची है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ आप लोग इसको इंडिकेट नहीं करवा सकते। पहले आप लोग उस ब्रोमीन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आप लोगों के पास आयोडीन गैस प्रोड्यूस होगी, और उस आयोडीन गैस का आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाओगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के पास ब्रोमीन बची है या नहीं बची। अगर ब्रोमीन का रिएक्शन अगर ये आयोडीन का रिएक्शन नहीं आता, इसका मतलब है कि जितनी आप लोगों ने ब्रोमीन की अमाउंट ऐड की थी वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुकी है। लेकिन हम आम तौर पर ब्रोमीन की एक्सेस अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाता है। पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करते हैं। शेक करने के बाद आप लोग इसमें सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवाते हैं, और उस वक्त तक टाइट्रेट करवाते हैं जिस वक्त तक आप लोगों के पास इसका कलर जो है लाइट येलो अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास लाइट
कलर अपीयर होगा उसके बाद आप लोग इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हो, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो येलो से ब्लू में शिफ्ट हो जाता है। ब्लू में शिफ्ट होने के बाद फिर दोबारा से आप लोग इस सॉल्यूशन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ मजीद टाइट्रेट करवाते हो उस वक्त तक जिस वक्त इसका कलर जो है वो ब्लू से कलरलेस में शिफ्ट नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास ये कलरलेस में शिफ्ट होगा होने के बाद आप लोग वॉल्यूम जो है वो नोट कर लेते हो। एक आप लोगों के पास इनिशियल कलर होगा, दूसरा आप लोगों के पास सॉरी इनिशियल वॉल्यूम होगा, दूसरा आप लोगों के पास फाइनल वॉल्यूम होगा। फाइनल वॉल्यूम ये वो है जो आप लोगों के पास कलरलेस प्रोडक्ट हासिल हुआ है उस कंडीशन में जो सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम यूज हुआ है। और ये वॉल्यूम वो है जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल 0 से स्टार्टिंग ली थी या जो भी आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम था उसके रेफरेंस से आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों की गिवन हो, उसकी वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। डायरेक्ट ही आप लोगों के पास सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने वो परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला अप्लाई करके उसको यूज करना है या इस कैलकुलेशन की मदद से आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी है, दूसरा मेथड जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि पहले वाला मेथड जो आप लोग यूज कर रहे हो उसके मुताबिक ही परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट करो। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसकी सिंथेसिस का मेथड जो है वो गिवन है। क्या आप लोगों ने परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह करनी है। ये वो मेथड है जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया है, जिसमें आप लोग आयोडीन के साथ टाइट्रेट करवाते हो, सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन सॉल्यूशन को टाइट्रेट करवाते हो। उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा, जिस तरह आप लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस करनी है, ये उसका आप लोगों की वीडियो जो है वो शेयर की हुई है। इसके बाद मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आप लोग डायरेक्ट ही ब्रोमीन का रिएक्शन करवाओगे फिनोल के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए।
और ये उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग डायरेक्ट ही फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जी, इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने जिस वक्त यूनिवर्सिटी में आओगे उस वक्त आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है सर। जी, अब अटेंडेंस लगवा लें, जिसने लेट ज्वाइन किया है वो भी। सर ये जो आपने ये जो लास्ट वाला मेथड बताया ये इजीली मेथड है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? और हम वो लॉन्ग मेथड क्यों नहीं फॉलो करते? मैंने बताया तो है कि अगर डायरेक्ट आप करते हो कि ये पता नहीं चलता कि ब्रोमिनेशन जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, बाई सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। ठीक है सर। जी, जी ईशा आशिक है। ईशा आशिक, अल्लाह नवाज है। अल्लाह नवाज आज के लैब में एब्सेंट है। ईशा आशिक भी आज की लैब में एब्सेंट है। सोबिया अख्तर है। जी, सोबिया अख्तर भी आज की लैब में एब्सेंट है। अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। जी, सर मैं भी सर जो प्रेजेंट हूँ मरियम। मरियम आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। सर जो हमारा लैब का फाइनल होगा सर, उसकी थोड़ी सी अगर आप हमें स्कीम बता दें, क्योंकि फिर आते ही सर हमारी लैब्स तो कंप्लीट हो जाएंगी, अगला लास्ट एक्सपेरिमेंट नहीं रह नहीं, गया। आप लोगों को ये परफॉर्मेंस भी होनी है लैब में आकर। नहीं नहीं, वो तो होनी है सर, तो फाइनल तो होगा सर, उसकी अगर हम थोड़ी तैयारी उसके अभी बाद से ही शुरू होना है कर ना लेंगे फाइनल, तो। जिस वक्त आप आओगे तो। जी सर, वो मैं कह रहा था अगर हम तैयारी कर लेते थोड़ी इजी हो जाता हमारे लिए, अगर आप थोड़ी स्कीम बता देते पेपर की। स्कीम क्या पहले मतलब? जैसे सर पहले ऐसे होता है ना, पहले 5 एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट आएगा और नेक्स्ट 5 में से, तो हाँ, वो तो इसी तरह इस दफा होना है। बस ठीक है सर। हम्म, बस यही पूछना। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज।